गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का चौथा सेशन है और आज भी हम लोग 5 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों में कुछ बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है और कुछ अपनी ओर से नया प्रश्न भी है। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पे है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार में ये अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। भाग 3 है संविधान का। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार जिसके तहत अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के हवाले है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट जारी कर मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की शक्ति दी गई है। तो एक तो कि ये मौलिक अधिकार ही है, तो पहला तो यही सही हो जाएगा कि ये मौलिक अधिकार है। दूसरा, संविधान के द्वारा प्रदत्त है। ऐसे भी मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा या विधि के द्वारा ही दिया जाता है। जो प्रकृति हमें देती है, प्रकृति हमें, गुड इवनिंग रमन, जो प्रकृति हमें देती है वो मानवाधिकार होता है और मानवाधिकार कभी भी सीमित नहीं है, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है। और जो मौलिक अधिकार होता है विधि या संविधान के द्वारा दिया जाता है, उसकी हमेशा कोई ना कोई सीमा होती ही है। अपने यहां भी मौलिक अधिकार सीमाओं के दायरे में ही है। मौलिक अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है और राष्ट्रीय हित में निलंबित तक करने का प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार तो है ही, संवैधानिक अधिकार भी है। और मौलिक अधिकार या तो संविधान के द्वारा दिया जाता है या विधि के द्वारा दिया जाता है, इसलिए कानूनी अधिकार भी है। जबकि प्राकृतिक रूप से मिलता है वो मौलिक अधिकार नहीं होता है, मानवाधिकार होता है। दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार हमेशा सीमित होता है, मानवाधिकार की कोई सीमा नहीं है, असीमित होता है ये। इसलिए कानूनी भी है, मौलिक भी है और संवैधानिक है, यानी एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। मौलिक भी है, कानूनी भी है, संवैधानिक भी है। संविधान के द्वारा दिया गया है, विधि के द्वारा स्थापित है और मौलिक अधिकार के भाग में है। स्वयं इसे छठा मौलिक अधिकार माना भी जाता है और अंबेडकर ने इसी अधिकार को संविधान की आत्मा कहा भी है, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर मौलिक अधिकार दिया गया था और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती तो फिर मौलिक अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए मौलिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों को बचाता है ना। तो यही इसका उत्तर होगा। एक से अधिक मौलिक, कानूनी और संवैधानिक तीनों प्रकार के अधिकारों में ये शामिल है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है ना। कैसे करता है? मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और मंत्री परिषद के द्वारा। 3 विकल्प यहां हैं, बी, सी और डी। मंत्री के द्वारा ही करता है, नहीं, मंत्री बनाए ही जाते हैं राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन के लिए। प्रधानमंत्री मंत्रियों में हेड होता है, उनका भी काम वही है।
और मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से कार्य करता है, बल्कि जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद बनते ही हैं उसी के लिए। प्रधानमंत्री उसके हेड हैं यानी मंत्रिपरिषद के हिस्सा हैं, और मंत्री उसके सदस्य होते हैं यानी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। तो ये तीनों भी है, लेकिन उत्तर ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि संविधान ये लिखता है अनुच्छेद 53 में ये व्यवस्था है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इसलिए जो सुटेबल उत्तर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो यही होगा, क्योंकि सीधे संविधान के शब्द को ही उठाकर रखा गया है कि राष्ट्रपति में निहित है सारी कार्यपालिका शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये सब जो हैं राष्ट्रपति के अधीनस्थ ही हैं और इन्हीं के द्वारा शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, लेकिन संविधान इसी की इजाजत देता है। इसलिए एक से अधिक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से तो कोई नहीं ही होगा, सीधे यही होगा। वहीं से शब्द उठाकर रखा गया है ना। खुश रहिए अभिषेक। अच्छा, तो इसको देख लीजिए, ये सीधे वहीं से है। 53 जो आर्टिकल में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी को उठाकर रखा गया है। हालांकि ये सब भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यही सही है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 का हिस्सा है ना। और 32 में क्या है? 32 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो मौलिक अधिकार तो है ही। मौलिक अधिकार कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा ही दिए जाते हैं और कानून की शक्ति से ही उसे इंप्लीमेंट भी कराया जाता है, इसलिए कानूनी अधिकार भी है। और संविधान में है इसलिए संवैधानिक अधिकार भी है। तो ए, बी और सी यानी मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार, ये तीनों है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तीसरा, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी क्या होता है? वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये तो सही है ना। तो ये सही हो गया। दूसरा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होने का प्रावधान है। तीसरा, महान्यायवादी को वही वेतन भत्ता एवं अन्य उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जो संसद निर्धारित करती है। यह सही है? संसद तय करती है या कोई और तय करता है? इसको अभी छोड़ते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है ना। तो ये तो सही है। कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक अपने पद पर रहेंगे, है ना। ऐसे तो सरकार बदलने के साथ ही महान्यायवादी बदल जाते हैं। इधर हाल में आपने देखा भी था कि सरकार बदली है और वही सरकार रिपीट हो गई है, फिर से महान्यायवादी की नियुक्ति की गई थी, है ना। तो ये सही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के जो लोग योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। ये तीन सही है। लेकिन महान्यायवादी का वेतन भत्ता एवं अन्य उपलब्धियां कौन तय करेगा? संसद तय नहीं करती है। कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। संसद केवल अनुसूची 2 का जो भी पद है, जितनी पद है अनुसूची 1 2 उलटकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इतने पद अनुसूची 2 में शामिल हैं। इसका वेतन, भत्ता, पेंशन संसद तय करती है विधि द्वारा, है ना, प्रस्ताव पारित नहीं होता है, कानून बनता है इस पर। और उसके बाद जितने पद हैं इस देश में, उसका वेतन, भत्ता, उपलब्धियां, पेंशन जो भी है, किसी का भी संसद तय नहीं करती है ना, अलग से होता है। तो महान्यायवादी का राष्ट्रपति करते हैं। लिखा भी गया है कि महान्यायवादी को वही वेतन, भत्ता और अन्य उपलब्धियां प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है। ठीक है, कर दिए द अर्थ प्लानेट, कर दिए, 2-3 बार कर दिए, अब कितना बार करवाइएगा। चौथा, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब जरा देखिए भाई, ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। 7 चरण में चुनाव हुआ है। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था और अंतिम चरण 1 जून को हुआ है। 4 जून को मतगणना हुई थी, है ना। तो ये तो सही है। इस चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया था, है ना, सही है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है, कौन करेगा, बताइए। तीसरा, इस चुनाव में कुल 74 महिलाएं जीतकर लोकसभा सदस्य बनी हैं, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 14% हैं। ये तो सही है। पंजाब के अमृतपाल सिंह एवं कश्मीर के अब्दुल राशिद ने जेल में रहकर चुनाव जीता है। यही 2 आदमी जेल में रहकर चुनाव जीते हैं इस बार, अमृतपाल सिंह और अब्दुल राशिद। ये भी सही है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना किसने जारी किया था, किसने किया होगा, कुछ अंदाज लगाइए। राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है आकाश, है ना। राष्ट्रपति, इसको ऐसे देख लीजिए, संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल चुनाव अधिसूचना जारी करता है ना। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होती है, चुनाव की नहीं होती है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अधिसूचना जारी करते हैं, उसमें मतदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। फिर उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे मान लो 19 अप्रैल के लिए जब चुनाव हुआ होगा, चुनाव का जो डेट था,
तो उसके लिए जो भी नामांकन दाखिल करने की तिथि तय हुई थी उस दिन राष्ट्रपति का ने अधिसूचना जारी किया होगा। 7 बार उन्होंने अधिसूचना जारी किया विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए, तब 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ, है ना। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दायर किया जाता है, राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। विधानमंडल के लिए राज्यपाल के द्वारा जारी होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन आयोग स्वयं जारी करता है। और अंतिम, ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन कार्य का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सेवा सत्र का निर्धारण भी राज्यपाल करता है। हटेंगे कैसे, है ना। हटाने का अधिकार किसे है, किस प्रक्रिया से हटते हैं, कैसे हटेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। कल हम लोग लगता है एक क्वेश्चन में पढ़े थे कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार पद से हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। यानी साबित कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव की जांच होगी 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। अगर जांच में सही पाया जाता है जो आरोप लगा है, ठीक, और अगर संसद का दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कर देता है, तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटना होता है। यही प्रक्रिया है उनके हटने का। अब लेकिन अन्य आयुक्त जो होते हैं वो इस प्रकार से नहीं हटाए जाते हैं। अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। ठीक यही व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति पद से हटाएंगे और ऐसा राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर करेंगे। ठीक वही व्यवस्था है राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए रखी गई है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी नहीं होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी नहीं होगा। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, यही सही उत्तर होगा, है ना। इसी प्रकार भारत के निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है ना। दोनों के लिए सेम प्रक्रिया है।
उधर 4 के लिए सेम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यहां भारतीय निर्वाचन आयोग के अनायुक्त तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मौलिक अधिकार तो है ही, क्योंकि उसी के भाग 3 में ही रखा गया है। कानून के द्वारा स्थापित है, इसलिए कानूनी अधिकार भी है, और संविधान के द्वारा दिया गया है, इसलिए संवैधानिक अधिकार भी है। तो वहां उत्तर हो जाएगा तीनों, यानी एक से अधिक। तो यही आज का क्वेश्चन था। फिर कल हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए। डिस्कशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से डायलॉग होना चाहिए, एक तरफा नहीं होता है ये, है ना। तो कल भी क्वेश्चन रहेगा, तैयार होकर आइएगा और बेहतरीन डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।